यह कहानी केवल मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। हम किसी भी प्रकार की नफरत, भेदभाव या गलत जानकारी को बढ़ावा नहीं देते। यह वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि की नीतियों का पालन करता है। रेणु एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती आशापुर में अपने बीमार पिता श्यामलाल के साथ रहती थी। श्यामलाल एक समय के मशहूर बिजनेसमैन थे, लेकिन अपनी बीमारी और व्यापार में नुकसान की वजह से बिस्तर पर पड़ चुके थे। घर में खाने तक के लाले पड़े थे। उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी, रेणु। रेणु बहुत सुंदर और जिम्मेदार लड़की थी। पिता के बिस्तर पर आने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां बिना किसी झिझक के रेणु ने अपने कंधों पर उठा ली। एक दिन शाम को जब वो घर जा रही थी तो उसने देखा कि घर के बाहर जमींदार बनवारी लाल के आदमी खड़े थे। जब रेणु घर पहुंची तो उन लोगों ने उसे सारी बात बताई। तेरे बाप ने हमसे उधार लिया था, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो रोज बहाने बनाता है। अब उसका ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, वरना घर नीलाम कर देंगे। जी ऐसी बात नहीं है। पिताजी ने जिस धंधे के लिए पैसा लिया था उसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और अब पिताजी तबीयत भी ठीक नहीं रहती कि वो कोई और दूसरा काम कर सकें। सुन लड़की, हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है कि पैसे किन कामों से लिए और कहाँ गए। हमें बस अपना पैसा चाहिए। अगर ये हमारा पैसा नहीं दे सकता तो हमें इस घर को बेचकर पैसा निकालना होगा। रेणु ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। हम गरीबों पर दया कीजिए। अगर आप इस घर को भी बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इस घर के बिकते ही हम बेघर हो जाएंगे। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपके दिए हुए कर्ज का एक एक पैसा चुका दूंगी। बस आप इस घर को हमसे दूर मत कीजिए। उसका रोना धोना देख उन्होंने कहा, सिर्फ 2 महीने हैं तेरे पास। हम 2 महीने बाद फिर आएंगे और अगर पैसा नहीं मिला तो फिर 1 दिन का भी समय नहीं देंगे और इसके बाद कुछ नहीं सुनेंगे। रेणु ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप निश्चिंत रहिए। अगली बार जब आप आएंगे तो आपका एक एक पैसा आपको मिल जाएगा। ऐसा हो इसी में सबका भला है, नहीं तो हम दोबारा मौका नहीं देंगे। ध्यान रहे, सिर्फ 2 महीने हैं तुम्हारे पास। फिर वो दोनों वापस चले जाते हैं। इसके बाद जब वो घर के अंदर आती है तो देखती है कि बाबा की तबीयत और भी ज्यादा खराब थी और वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। रेणु अपने पिता के पास बैठकर बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा पिताजी। श्यामलाल ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, शिवनगर शहर में तेरे चाचा हरिनारायण रहते हैं, उनसे मदद मांगना। मेरे ही तरह वो भी बहुत बड़े व्यापारी हैं, लेकिन वो आसानी से नहीं मानेंगे। उन्हें साबित करना होगा कि तू भरोसेमंद है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगी। उनका दिल भी जीत लूंगी और कर्जे को भी खत्म कर दूंगी। बस आप मुझ पर विश्वास कीजिए। अरे बेटा, इस दुनिया में तेरे सिवा और दूसरा है कौन मेरा? मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, पर ध्यान रखना कि ये काम जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। रास्ते में तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मगर बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। और हाँ, जैसे ही तू जंगल पार करेगी वैसे ही तुझे एक बाबा की कुटिया दिखाई देगी। वो बहुत ही अटपटे सवाल पूछते हैं, मगर उनका कुछ न कुछ मतलब होता है, तो उनसे आशीर्वाद जरूर ले लेना। वो जिसे भी आशीर्वाद देते हैं उसका सारा काज संपन्न हो जाता है। रेणु अगली सुबह ही निकल पड़ी। रास्ते में घना जंगल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल पार किया, उसे कुछ दूरी पर एक कुटिया दिखाई दी। लगता है पिताजी इसी कुटिया की बात कर रहे थे। वह कुटिया के अंदर गई, जहाँ एक बूढ़ा साधु बाबा सर्वानंद मिला। आओ बेटी आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में था। बाबा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे आपका आशीर्वाद लेने भेजा है। तुम्हें रास्ता चाहिए या रास्ता? मुझे समझ चाहिए बाबा। तो फिर मेरे सवालों का जवाब दे।
अगर तेरे पास 2 रोटियां हों और कोई भूखा मिले, क्या करेगी? अगर सच बोलने से कोई नाराज हो जाए तब भी बोलेगी। अगर तेरे पास धोखा देने का मौका हो और किसी को पता भी न चले, तब क्या करेगी? रेणु ने हर सवाल का जवाब ईमानदारी और साहस से दिया। बाबा मुस्कुराए। जा बेटी, तेरा दिल साफ है, लेकिन याद रख, परीक्षा अभी बाकी है। शिवनगर पहुंची तो चाचा ने ठंडा स्वागत किया। मेरे पास देने को कुछ नहीं। अगर काम करना चाहती हो तो वर्कशॉप में जा, लेकिन वहां एक पुराना कर्मचारी है धर्मेश, उससे बच के रहना। वर्कशॉप में धर्मेश बड़ा रसूखदार था। उसने रेणु को नीचा दिखाने की हर कोशिश की, लेकिन रेणु चुपचाप मेहनत करती रही। एक दिन जब चाचा किसी बड़े ऑर्डर की तैयारी कर रहे थे, धर्मेश ने चोरी से सस्ते कपड़े मंगवाकर उन्हें असली बताकर बदल दिया। रेणु ने सब देख लिया पर चुप रही। उसे बाबा की बात याद आई। अगर सच बोलने से कोई नाराज हो जाए तब भी बोलेगी। अगली सुबह रेणु ने चाचा से सब कह दिया। पहले तो चाचा को गुस्सा आया, लेकिन जब सबूत मिले तो उन्हें एहसास हुआ कि धर्मेश ने उनके साथ कई बार धोखा किया है। धर्मेश को निकाला गया और चाचा ने रेणु को गले लगा लिया। चाचा हरिनारायण ने रेणु को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तूने मुझे आज नया भरोसा दिया है। जो तेरे पिताजी ने मेरे लिए किया था, आज तूने वही किया। अब तू मेरी बेटी है। इसके बाद चाचा ने न सिर्फ रेणु को वर्कशॉप की जिम्मेदारी दी, बल्कि उसे बिजनेस की सारी बातें सिखानी भी शुरू कर दी। रेणु ने दिन रात मेहनत करके ऑर्डर पूरे किए। कुछ ही हफ्तों में कंपनी का नाम फिर से बाजार में चमकने लगा। 2 महीने पूरे होने में अब बस कुछ दिन बाकी थे। रेणु ने अपने मेहनत की कमाई से चाचा की मदद से पूरा कर्ज चुकाने का प्लान तैयार किया। एक दिन बनवारी लाल के आदमी फिर से आशापुर आए। उनके हाथ में नीलामी का नोटिस था, लेकिन तभी एक गाड़ी आकर उनके सामने रुकी। गाड़ी से रेणु उतरी, एक आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ। ये रहा आपका पूरा पैसा, मूल और ब्याज दोनों। अब इस घर की ओर नजर भी मत डालना। जमींदार के आदमी हैरान रह गए। इतने कम समय में तुमने इतना पैसा कहाँ से ला दिया? रेणु ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पिता की दी हुई सच्चाई और संघर्ष की सीख ने मुझे रास्ता दिखाया और मैंने रास्ता चुना, मेहनत का। उन्होंने चुपचाप पैसे लिए और बिना कोई शब्द कहे लौट गए। श्यामलाल की आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने आज साबित कर दिया कि बेटी होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। आपने हमेशा कहा था कि कठिन संघर्ष के बाद ही शानदार जीत मिलती है। आज मैंने उस बात को जी लिया पिताजी। रेणु ने चाचा के वर्कशॉप को और बड़ा बनाया। उसने महिलाओं को रोजगार देना शुरू किया। वह अब पूरे इलाके की प्रेरणा बन चुकी थी।